बीए प्रथम वर्ष के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज जो अध्याय हम पढ़ेंगे वो है परिस्थिति, स्टेटस, है ना। प्रत्येक समाज में व्यक्ति का कोई ना कोई स्थान होता है बच्चों। उसी के आधार पर अन्य व्यक्ति के साथ वह अंतःक्रिया करता है। अंतःक्रिया के समय वह समाज सम्मत व्यवहार करता है। उसके व्यवहार करने के तरीके भी पूर्व निर्धारित होते हैं। वह किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार के संबंध रखेगा। इस प्रकार अंतःक्रिया के समय व्यक्ति कोई ना कोई पद अवश्य होता है, जिसे समाजशास्त्र में परिस्थिति कहते हैं। परिस्थिति समाज में महत्वपूर्ण संप्रय है। परिस्थितियों का व्यवस्थित रूप मिलकर संपूर्ण समाज का निर्माण करता है। इसलिए वे समाज को सामाजिक परिस्थितियों का जाल कहते हैं। एक दिन में व्यक्ति अनेक लोगों से संपर्क करता है और सबके साथ उसके संबंध भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे एक व्यक्ति ऑफिस में ऑफिसर है, घर आकर वह पत्नी के साथ, यदि हम उसे देखें तो वह पति के रूप में रहता है। बच्चों के साथ पिता के रूप में, माँ बाप के साथ बेटे के रूप में उसके संबंध होते हैं। इस प्रकार समाज में व्यक्ति का कोई ना कोई पद अवश्य होता है, जिसे परिस्थिति कहा जाता है। और परिस्थिति धारण करने के परिणाम स्वरूप ही बच्चों उसके कार्यों का निर्धारण भी होता है ना। जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे भूमिका कहलाता है। तो भूमिका के बारे में तो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे परिस्थिति क्या है, परिस्थिति के अर्थ क्या हैं, परिस्थिति के प्रकार क्या हैं, ये सब हम अध्ययन करेंगे। परिस्थिति का अर्थ हम जानते हैं बच्चों। परिस्थिति के बारे में आकबर्न और निमकाफ कहते हैं कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का निर्धारण करती है। लेपियर ने लिखा है, सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज के रूप में प्राप्त करता है। वीर स्ट्रीट का कहना है कि सामान्यतः एक परिस्थिति समाज या समूह में एक पद है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि भिन्न भिन्न विद्वान परिस्थिति को भिन्न भिन्न रूप में परिभाषित करते हैं। परिस्थिति किसी समाज या समूह विशेष में एक पद को इंगित करती है, जो व्यक्ति को अपनी योग्यता के आधार पर प्राप्त होता है। व्यक्ति जितने समूहों की सदस्यता प्राप्त करता है, वह उतने ही पद भी प्राप्त कर लेता है। अर्थात व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण समूह है। इसी कारण बीर स्ट्रीट की मान्यता है कि परिस्थिति वह पद है जो समूह संबंध, समूह सदस्यता या समूह संगठन के द्वारा प्रदत्त होता है। परिस्थिति सदैव तुलनात्मक होती है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां होती हैं, लेकिन सभी परिस्थितियां दूसरे व्यक्ति की तुलना में ही होती है। एक परिस्थिति को दूसरी परिस्थिति के संदर्भ में ही देखा जा सकता है। जैसे जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति पिता है, तो यह निश्चित है कि उसके पुत्र पुत्रियां हैं। यदि कोई दुकानदार है तो यह भी निश्चित है कि उसके ग्राहक हैं। अकेले व्यक्ति की कोई भी परिस्थिति नहीं होती है। इसीलिए इलियट एवं बेरिल परिस्थिति को एक ऐसी स्थिति मानते हैं जिसे व्यक्ति लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह आदि को अपने प्रयासों से प्राप्त करता है। लेकिन सभी पद प्रयासों से नहीं मिलते। कुछ पद परंपरागत तरीके से भी प्राप्त होते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि सामाजिक परिस्थिति कितने प्रकार की होती है। प्रत्येक समाज में सामूहिक जीवन के संचालन के लिए अनेक पदों का वितरण करना पड़ता है। कौन सा पद किस व्यक्ति को मिलेगा, इसके लिए कुछ आधार तय करने होते हैं। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लिंटन ने परिस्थिति को दो प्रकार में बांटा है। पहला है प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा है अर्जित परिस्थिति। नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चों, प्रदत्त परिस्थिति, है ना। आइए अब हम इसको जानते हैं। प्रदत्त परिस्थिति से आशय उस परिस्थिति से है जो किसी व्यक्ति ने जन्म के आधार पर स्वतः ही प्राप्त कर ली, यानी कि उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। ये परिस्थितियाँ सामाजिक व्यवस्था अनुसार स्वतः ही बालक को जन्म के साथ प्राप्त हो जाती हैं, जिनके कारण जो भी बच्चा है वो समाज से उन परिस्थितियों के साथ अपना अनुकूलन कर लेता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास उचित रूप से हो जाता है।
इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर भविष्य में प्राप्त की जाने वाली परिस्थितियों की सीमाएं भी निश्चित हो जाती हैं। अब प्रदत्त परिस्थिति जो है, इसके निर्धारक कारक क्या क्या हैं, यह भी हमें देखने होंगे। तो प्रदत्त परिस्थिति के जो आधार हैं या जो निर्धारक कारक हैं वो है लिंग, आयु, नातेदारी और सामाजिक कारक। ये चारों आधार जन्म से ही व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और प्रारंभ से ही उनकी परिस्थिति को निश्चित करते हैं, है ना। जैसे लिंग द्विभाजन। लिंग द्विभाजन के कारण संपूर्ण विश्व को दो भागों में बांटा गया है। यह तो आप सभी जानते हैं बच्चों, एक महिला और दूसरा पुरुष, है ना, या स्त्री पुरुष। सभी समाजों में स्त्री और पुरुष की भूमिका में भिन्नता पाई जाती है। स्त्रियों को समाज में एक विशेष परिस्थिति मिलती है और पुरुषों को जो है अलग परिस्थिति मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लिंग द्विभाजन द्वारा दो तरह की परिस्थितियाँ होती हैं। दूसरी जो आधार होता है परिस्थिति का, प्रदत्त परिस्थिति का, वो होता है आयु भेद। आयु भी परिस्थिति का महत्वपूर्ण आधार है बच्चों। आयु के निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आयु के आधार पर अनेक सामान्य परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। आयु का विभाजन शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के क्रम में किया जाता है। अलग अलग आयु के लोगों को भिन्न भिन्न परिस्थितियां भी प्रदान की जाती हैं। छोटी आयु होने पर कोई विशेष परिस्थिति नहीं दी जाती, पर जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है परिस्थितियों के उत्तरदायित्व बढ़ते जाते हैं व्यक्ति के, और उसे महत्वपूर्ण परिस्थितियां प्राप्त होने लगती हैं। समाज में नौकरी प्राप्त करने, मत देने, व्यावसायिक कार्य करने आदि के लिए भी अनुभव व बड़ी आयु की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आयु भी परिस्थितियों का निर्धारक कारक मानी जाती है। तीसरा है नातेदारी। नातेदारी भी परिस्थिति प्रदान करने में महत्वपूर्ण आधार है। नातेदारी से तात्पर्य है बच्चों उन संबंधों से हैं जो व्यक्ति के जन्म के परिवार तथा विवाह के परिवार के लोगों से होते हैं। जन्म से बच्चे को अनेक परिस्थितियां प्राप्त हो जाती हैं, जैसे पुत्र पुत्री, भाई बहन, चाचा चाची, मामा चाचा मामा, ये सब पद मिल जाते हैं जिनके लिए हम प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसके अतिरिक्त समाज में भी उसे अनेक परिस्थितियां प्रदान होती हैं, जैसे जाति वर्ग का निर्धारण, व्यक्ति, ये सब जो बातें हैं ये सब प्रदत्त परिस्थिति के आधार होते हैं। और चौथा जो प्रदत्त परिस्थिति का कारक है वो है सामाजिक कारक। कुछ अन्य आधार भी हैं जो परिस्थिति के निर्धारक माने जाते हैं, है ना। प्रगति के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव सामाजिक आधार के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति वह परिस्थिति होती है जो बच्चे को जन्म के समय से ही प्राप्त हो जाती है। उसके लिए उसे कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना होता है, और लिंग, आयु, नातेदारी, सामाजिक कारक इसके आधार होते हैं। आइए अब हम परिस्थिति के दूसरे भाग को भी पढ़ें। दो प्रकार बताए थे ना बच्चों मैंने, परिस्थिति दो प्रकार की होती है, एक प्रदत्त परिस्थिति और दूसरी अर्जित परिस्थिति। तो अब हम पढ़ेंगे अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति जैसा नाम से ही आप समझ रहे हैं बच्चों, समाज में कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की होती हैं जिन्हें व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता, कुशलता इन आधार पर अर्जित करता है। ये अर्जित परिस्थितियां कहलाती हैं। समाज में अनेक प्रकार के पद हैं जिन्हें व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है। जब कोई व्यक्ति किसी पद को प्राप्त कर लेता है तो अन्य व्यक्ति जो उस विशिष्ट योग्यता वाला होता है उस पद के लिए प्रयास करते हैं। इस प्रकार इन व्यक्तियों में प्रतिस्पर्धा होती है। अर्जित परिस्थितियों के नाम से हम बहुत सारे अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे कलेक्टर है ना, या प्रधानमंत्री हैं। ये सब अर्जित परिस्थितियाँ होती हैं। शिक्षा, विवाह, संपत्ति, व्यवसाय, श्रम विभाजन आदि का संबंध अर्जित परिस्थितियों से है। प्रतिस्पर्धा के पद वही व्यक्ति पा सकता है जो उस पद के लिए योग्य होता है। आधुनिक समय में अर्जित परिस्थितियों को अधिक महत्व दिया जा रहा है बच्चों, क्योंकि आज के युग में जन्म की तुलना में व्यक्ति के गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार अर्जित परिस्थिति को व्यक्ति अपने प्रयत्न, परिश्रम, पराक्रम, योग्यता, बौद्धिक क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है। एक निम्न वर्ग का व्यक्ति भी परिश्रम व योग्यता के आधार पर
डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब कुछ बन सकता है और उच्च वर्ग में आ सकता है। इस प्रकार उच्च वर्ग की सदस्यता उसकी नवीन अर्जित परिस्थिति होती है। अब आइए हम अर्जित परिस्थिति के भी निर्धारक कारकों को देख लें। अर्जित परिस्थिति के जो निर्धारक कारक हैं उनमें पहला है संपत्ति, दूसरा है व्यवसाय, तीसरा शिक्षा, चौथा विशेषीकरण और श्रम विभाजन, पांचवा राजनीतिक सत्ता, फिर विवाह संबंध और उपलब्धियां। संपत्ति द्वारा व्यक्ति अर्जित परिस्थिति को प्राप्त कर सकता है क्योंकि उसके द्वारा उच्च स्थितियों से संबंध समस्त सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। संपत्ति उच्च परिस्थिति का आधार तो है, लेकिन वह तभी व्यक्ति के लिए सम्मानीय हो सकती है जब उसे वैध तरीकों से अर्जित किया गया हो। संपत्ति का अधिकार व्यक्ति को उच्च परिस्थिति प्रदान कर सकता है। दूसरा है व्यवसाय। व्यवसाय भी अर्जित परिस्थिति का आधार है। उच्च व्यवसाय जैसे प्रशासनिक पद, डॉक्टर, इंजीनियर आदि को उच्च परिस्थिति तथा मजदूर, धोबी, नाई आदि को निम्न परिस्थिति प्राप्त होती है। अतः व्यवसाय सामाजिक परिस्थिति का निर्धारक है। तीसरा है शिक्षा। शिक्षित व्यक्ति उच्च परिस्थिति प्राप्त करता है। अशिक्षित व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से निम्न परिस्थिति को प्राप्त करता है। चौथा है विशेषीकरण और श्रम विभाजन। किसी विशेष योग्यता वाले व्यक्ति को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का अवसर श्रम विभाजन प्रदान करता है, क्योंकि इससे व्यक्ति उच्च परिस्थिति प्राप्त कर सकता है। उच्च जीवन स्तर व्यक्ति को सामाजिकरण की शिक्षा प्रदान करता है, क्योंकि विशेषीकरण से व्यक्ति अधिक कुशल स्थितियों को प्राप्त करने योग्य बन जाता है। इस प्रकार विशेषीकरण भी अर्जित परिस्थिति के निर्धारक का आधार है। पांचवा है राजनीतिक सत्ता। शासक और शासित का भेद राजनीतिक सत्ता के आधार पर ही किया जाता है। सामान्य जन की तुलना में अधिकार प्राप्त व्यक्ति की परिस्थिति उच्च होती है। वैवाहिक संबंध भी व्यक्ति को अनेक परिस्थितियां प्रदान करते हैं, जैसे पति, पत्नी, माता, पिता, जीजा, जीजी, भाभी आदि। ये सब विवाह से अनेक परिस्थितियां प्राप्त हो जाती हैं। फिर है उपलब्धियां। कुछ अर्जित परिस्थितियां इस प्रकार की होती हैं जिन्हें केवल परिश्रम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अच्छे खिलाड़ी, आविष्कारकर्ता, साहित्यकार, संगीतकार आदि प्रयास से ही बन सकते हैं। समाज स्वयं किसी को यह गुण दे सकता है। रुचि और योग्यता के आधार पर इन्हें अर्जित किया जा सकता है। इस प्रकार अर्जित परिस्थिति निर्धारण के अनेक आधार होते हैं और जो उस समाज की सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि सामाजिक जो प्रदत्त और अर्जित जो स्थितियां हैं वो अलग अलग स्थितियां होती हैं। दोनों को समझाने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा बच्चों कि इनमें जो है अलग अलग परिस्थितियां ये दोनों होती हैं। अब इनमें क्या अंतर है, चलते चलते हम इन्हें भी समझ लेते हैं। प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को समाज द्वारा प्रदान की जाती है ना, और उसके लिए उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, जबकि अर्जित परिस्थिति को व्यक्ति स्वयं की योग्यता, क्षमता, कुशलता से प्राप्त करता है। प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण में व्यक्ति का वंशानुक्रमण, माता पिता की स्थिति, लिंग, आयु, नातेदारी, सामाजिक कारकों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अर्जित परिस्थिति व्यक्ति के माता पिता वंश परंपरा से पूर्णतः भिन्न होती है। प्रदत्त परिस्थिति जो है स्थिर होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि अर्जित परिस्थिति में परिवर्तन होता रहता है। प्रदत्त परिस्थिति बंद समाज का निर्धारण करती है, जबकि अर्जित परिस्थिति जो है समाज को प्रोत्साहन देती है। प्रदत्त परिस्थिति सामूहिकता को बढ़ावा देती है। अर्जित परिस्थिति व्यक्ति के गुणों को महत्व देती है। प्रदत्त परिस्थिति में व्यक्ति सम्मान प्राप्त करे यह आवश्यक नहीं है, किंतु अर्जित परिस्थितियां प्रकार्यात्मक होती हैं, अर्थात जिस पद पर व्यक्ति आसीन है उसके अनुरूप सम्मान प्राप्त होता है। प्रदत्त परिस्थिति प्रधान समाज में व्यक्तित्व के विकास के कम अवसर प्राप्त होते हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति युक्त समाज में व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास होता है। इसलिए अर्जित परिस्थिति युक्त समाज प्रदत्त परिस्थिति युक्त समाज की तुलना में अधिक संगठित रहता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि परिस्थिति क्या है और परिस्थिति के प्रकार जो हैं अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति यह क्या हैं और इनमें अंतर क्या है। अगले अध्याय में हम जानेंगे भूमिका।